जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जो है इससे पिछले वीडियो में क्लास नंबर 27 में जो है पूरा मध्यकालीन भारत का जो है विविध आप लोगों को हम करा रखे हैं। मध्यकालीन प्राचीन कालीन जो भारत है आप लोगों का क्लियर हो चुका है पूरा। आज से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है आधुनिक भारत का इतिहास, और आज है आधुनिक भारत के इतिहास में क्लास नंबर जो है फर्स्ट है। वैसे कंटिन्यू अगर देखते हैं तो आज है क्लास नंबर 28। तो चलिए आज का क्लास नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले बता देते हैं आप लोगों को आज क्या क्या करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है ब्रिटिश सत्ता का विस्तार जो हुआ था वो बंगाल, मैसूर और पंजाब आदि के लिए संदर्भ में जो हुआ था, आज उसी को हम देखने वाले हैं क्लास नंबर 28 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? रोजर ड्रेक। प्लासी का युद्ध 1757 के समय में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था रोजर ड्रेक। प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर कौन था? रोजर ड्रेक। द्वैध शासन लागू हुआ था 1765 में। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध शासन को लगाया भी किसने था? रॉबर्ट क्लाइव नहीं। तो द्वैध शासन लागू हुआ था 1765 में। उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो तत्कालीन तो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव। अगला देख लेते हैं बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? वेनिस्टार्ड था। बक्सर का युद्ध 1764 में बंगाल का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था? वेनिस्टार्ड। बंगाल अकाल हुआ था 1770 में, बंगाल में अकाल पड़ा था। उस समय बंगाल का तत्कालीन गवर्नर था कटियर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजों सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था हेक्टर मुंडो। बक्सर का युद्ध जब हुआ था 1764 में, उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था हेक्टर मुंडो किया था। अगला देख लेते हैं बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का जो द्वैध शासन है रॉबर्ट क्लाइव ने चालू लगाया था। ये जो था 1765 ईस्वी में लगाया गया, चालू हुआ था और 1772 ईस्वी तक चला था। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 तक चला था। अगला देख लेते हैं वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। हैदराबाद को जो निजाम था वो सबसे पहले वेलेस्ली का जो है सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। निजाम था वहाँ का, निजाम जो है स्वीकार किया था। हैदराबाद का निजाम सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। अगला देख लेते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का अच्छा से इसको, ये इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है तो इसको अच्छा से देखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अगला देख लेते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है राज्य 6 या हड़प नीति या जाप्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये डलहौजी द्वारा हड़प नीति को लागू की गई थी। भारत में हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था भारत में हड़प नीति को। अगला देखते हैं किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा?
गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने। अगला देख लेते हैं। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो है भारत में सबसे पहले, भारत में पहले ये डाक व्यवस्था नहीं था, ये लॉर्ड डलहौजी जो था इसी ने ही डाक व्यवस्था को भारत में शुरू किया था। डॉ से है इसका डलहौजी नाम और डॉ से है डाक, तो इसे याद रखना है। अगला किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु नानक की जो जीवनी लिखी थी वो लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला देख लेते हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? गोविंद सिंह ने। अगला देख लेते हैं। 1857 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1857 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित किया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस ने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है सहायक संधि को प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को? तो 1998 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को प्रस्तुत यानी कि सबसे पहले किया था प्रस्तुत, और इसको जो है हैदराबाद का निज़ाम सबसे पहले जो है इस पर साइन किया था। उसके बाद देख लेते हैं। हैदराबाद का निज़ाम तो होगा ही, उसके बाद अवध के नवाब भी हैं, उसके बाद मैसूर के राजा थे, बंगाल के नवाब नहीं किए थे, तो बंगाल के नवाब नहीं होगा। बंगाल के नवाब उससे वो लड़ाई किए थे, तो बंगाल के नवाब नहीं होगा। इसमें हो जाएगा हैदराबाद के निज़ाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा। तो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रमिक बताइए? तो सबसे पहले 1 नंबर में अमरदास, उसके बाद रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। सबसे पहला गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। 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 अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। सुंगोली की संधि 1816 ईस्वी में किसके बीच संपन्न हुई थी? तो सुंगोली की संधि जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में के बीच जो है ये सुंगोली की संधि हुई थी संपन्न 1816 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। अगला हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर और सतारा को हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी जो है लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति को चालू किया था, और उसी नीति के अंतर्गत जो है झांसी, नागपुर और सतारा को कब्जे में कर लिया गया था। ये भारतीय था और भारतीय राज्य है, और इसको जो है कब्जे में कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, झांसी को, नागपुर को और सतारा को। अगला देख लेते हैं। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे वेंटिंग। बस आपको इतना ही याद रखना है, वेंटिंग। इसके बाद में इसका टाइटल है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है इसका नाम, पर आपको बेंटिंग याद रखना है। अगला देख लेते हैं। बोडियार मैसूर के रियासत के शासक थे। बोडियार मैसूर के रियासत के शासक थे। अगला टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। अगला रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1757 ईस्वी में। अगला भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अगला
अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ये अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। अगला देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गए। प्लासी के युद्ध के बाद। अगला देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उसका उद्देश्य क्या था? तो इसमें उसका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, उसका उद्देश्य था। अगला देख लेते हैं। आपको ध्यान से सुनना है, एक बार ही सुनने में आप लोगों का क्लियर होते जाएगा। तो अगला है प्रशासनिक अवस्था। यह कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? तो अवध के नवाब को जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। क्यों मिला लिया? तो इसको प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर मिला लिया था अवध के नवाब को। अगला आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था आदि ग्रंथ को। अगला भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के मिनट से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी थी। 1835 के मैकाले के मिनट से। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 31 और इसमें है निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक क्या होगा? तो इसमें होगा रॉबर्ट क्लाइव था, उसके बाद वेनिस्टाड था, वारेन हेस्टिंग था, कटियर था। नहीं सॉरी, इसमें सबसे पहले होगा रॉबर्ट क्लाइव, वेनिस्टाड, ठीक है। वेनिस्टाड के बाद होगा कटियर के बाद होगा वारेन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव, वेनिस्टाड, कटियर, वारेन हेस्टिंग। अगला भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसका सफलता का राज्य था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी उस समय, और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था। फिर से देख लेता है। भारत में जो ब्रिटिश कंपनी की सफलता हुई थी उसका क्या उद्देश्य था सफलता होने का, उसको देखते हैं। तो भारत में जो उस समय था राष्ट्रीय भावना की कमी थी और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार भी थे। सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। तो इसमें क्या हुआ था, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता जब हुई थी तो उसके पीछे का जो कारण था वो क्या था, भारत में जो है राष्ट्रीय भावना की कमी थी और सैनिक में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, और ब्रिटिश लोगों के पास क्या था, आधुनिक हथियार थे और हम लोगों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। तो इसके वजह से वो हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज बन गया। अगला देख लेते हैं। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। अभी मैं एक क्वेश्चन एक ही बार बोलूँगा और आप लोग अच्छा से सुनते जाइएगा। तो चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की थी? तो डाक टिकट भारत में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। अगला सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। अगला निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्रता राज्य का संस्थापक कौन थे? शहादत खान, बुरहान उल मुल्ला। अगला निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजा उद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए?
शाह आलम द्वितीय था। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर था। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वारेन हेस्टिंग जो था रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। अगला, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेज ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था। इसी के वजह से लड़ाई हुआ था नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अगला, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो वे सरदार थे मोहनलाल और मीर मदन ने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का साथ दिया था। मोहनलाल और मीर मदन और मोहनलाल ने सिराजुद्दौला का प्लासी के युद्ध में साथ दिया था। अगला, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? तो ये कलकत्ता में जो क्या हुआ था, 146 व्यक्ति को एक छोटे से कमरे में बंद कर देने की वजह से 123 व्यक्ति मर गए थे। उसको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं और ये कलकत्ता में हुआ था। अगला देख लेते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए स्वच्छता दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगाल कवि का कथन है? नवीन चंद्र सेन ने ऐसा कहा था कि प्लासी के युद्ध जो है ये बहुत ही दुखद की काली रात है। इसके बाद ये कहा कि कि अब जो है ये वो अधिकार कर लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था नवीन चंद्र सेन ने ऐसा कह दिया था जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 है किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी? तो डाकुओं की राज की संज्ञा दी के एम पनिकर ने। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज की संज्ञा दी? के एम। तो दोस्तों आप लोगों का हम जो है यहाँ तक करा चुके हैं, अभी लाइट कट चुका है। तो अभी क्या कराएंगे, इसका पार्ट 2 में जो है आप लोगों को पूरा हम करा देंगे। तो ये क्लास नंबर 27 को करते हैं यहीं पे, क्लास नंबर 28 जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है और क्लास नंबर 29 में आप लोगों को जो है ये पूरा करा देंगे। अभी जहाँ तक हुआ है उससे आगे हम करा देंगे। तो इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।